हेलो दोस्तों, कोड डोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आपके लिए कुछ क्लासेस लेके आया हूँ। आज के टाइम में जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ क्लासेस हैं जो हमें थोड़ा बताएगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे वर्क करती है, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किस फील्ड में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है। तो ये एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करेंगे थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कुछ आज के टाइम में काफ़ी नॉन टेक्निकल पर्सन्स भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हैं, तो उनका कंप्यूटर को या टेक्निकल को लेकर उतना बैकग्राउंड नहीं होता, फिर भी वो सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाली है उसकी बेस क्लास है, जो स्टार्ट में आपको एक बार देखना चाहिए। अगर आप नॉन टेक से आ रहे हो, अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तो आपको ऑलरेडी पता है और मेरे से भी ज़्यादा पता है जितना मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मेरा फोकस कंसेप्ट के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है जिसे हिंदी में हम भाषा कहते हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। हम हमारी हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा है या कोई वर्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर कम से कम सैकड़ों लैंग्वेजेस होंगी, जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर कम्युनिकेट करता रहता है। तो जो कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है ये हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना हो तो हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। तो जैसे हम ह्यूमन है, जिसको हमारे नेचुरल लैंग्वेज बोल देते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज बोल देते हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो वो एक हमने एक सेट बना रखा। हर एक लैंग्वेज के अपने रूल एंड रेगुलेशन है। उन रूल एंड रेगुलेशन का यूज करते हुए हम हमारा बात कर पाते हैं। हिंदी के अपने, इंग्लिश के अपने रूल हैं, सेट है, ग्रामर है। जैसे कि अगर हम बात करें, हिंदी के अंदर कुछ कंटेंट वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो बड़ा है उसके लिए कुछ अलग यूज करना है, जो छोटा है उसके लिए अलग यूज करना है। जो आपके रिलेशनशिप्स है, हर एक रिलेशनशिप के लिए एक नाम दिया हुआ है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो, जैसे इंग्लिश में सब कुछ यू है, यहाँ पे हमारा चाचा है, ताऊ है, मामा है, वहाँ पे सब अंकल है। तो मतलब ये एक फ़र्क आ जाता है। तो सेम तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारे पास बहुत सारी है जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराने के काम आती है। मतलब हमें कंप्यूटर से काम करवाना है तो उसको बताना होगा। जो हम बताएंगे वो हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगी और कमांड्स होंगी, और वो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कंप्यूटर को, और एक उनका सेट बना के कंप्यूटर को दे देंगे। मतलब इंस्ट्रक्शन और कमांड का सेट बना के कंप्यूटर को दे देंगे, वो उसके हिसाब से काम करेगा। तो वो क्या हो जाएगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। जो हमारी जो नेचुरल भाषा है वो एक सेट के ऊपर चलती है, ग्रामर के ऊपर चलती है, और पहले से ही डिफाइंड होता है। सेम तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर के अंदर भी सबसे पहले डिफाइन किया जाता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करेगी, ठीक है। वो सेट हम पहले डिफाइन कर देते हैं, जो रूल पहले डिफाइन किए होते हैं, उन रूल और सेट के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और हम उसको इंस्ट्रक्शन, उसको कमांड दे के कंप्यूटर को हमारा काम करा पाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कंप्यूटर से हम कैसे बात करेंगे। एक दूसरे से बात तो करनी आती है, हम मारते रहते हैं। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो एक कम्युनिकेशन हो ही रहा है। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। एक थोड़ा रिलेट कराना था, वो मैंने आपको करा के बता दिया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से काम करवाना है। कंप्यूटर आपकी एक मशीन, आप एक इंसान, तो एक गैप तो है ना। वो भावनाओं को और इशारों को नहीं समझेगी, वो अपने आप अपनी समझ से काम नहीं करेगी। मशीन से काम कराने के लिए हमें उसको बताना पड़ेगा, तू भी ऐसे 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 करके काम करके दे। तो वो प्रोग्राम लिखेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे? कमांड लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। वो हमारे पास एक सेट बन जाएगा, बहुत सारी कमांड्स का एक सेट बन जाएगा। वो सेट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमने ये लिखा है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड जो हमने लिखी है, वो एक प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर से काम कराने के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शंस होती है, जो कंप्यूटर उसको फॉलो करके एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम्स है या कोई टास्क है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अभी जो प्रोग्राम्स है उसको लिखने वाला कौन होता है? तो जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, कोडर कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो सेट ऑफ कमांड है वो हमारा प्रोग्राम हो गया, और लिखने वाला हमारा प्रोग्रामर हो गया, और जिस लैंग्वेज में लिखा है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाके देखें तो जो मशीन है, बैकग्राउंड में चले जाओ, चाहे अभी देख लो, जो मशीन है उसकी समझ है ना, दो ही करैक्टर पे टिकी हुई है। मतलब मशीन की लैंग्वेज है जिसको हम मशीनी लैंग्वेज बोल देते हैं। मशीनी लैंग्वेज सिर्फ दो करैक्टर को जानती है। जैसे अगर अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मेरे पास एक करैक्टर ऑफ सेट है,
मैं हिंदी के वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश के भी कर रहा हूँ, कहीं कहीं पंजाबी भी आ जाते हैं, उर्दू भी आ जाते हैं, और मैं हरियाणा से हूँ तो एक दो बातें हरियाणवी में फेंक देता हूँ। तो मतलब ये जो मेरे पास सेट है, ये लॉट ऑफ करेक्टर सेट है, इनका यूज करके मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। सेम तरीके से मशीन का जो अंडरस्टैंडिंग का सेट है, जिसको मशीन समझती है, उसके पास 2 ही करेक्टर है। पूरी मशीन में जितना कुछ होता है वो 2 ही करेक्टर से होता है, 0 और 1। और उस 0 और 1 को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं, तो और मशीनी लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर किस भाषा को जानता है? कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को जानता है। और मशीनी भाषा में कितने करेक्टर हैं? 2 ही करेक्टर हैं, 2 ही, 0 और 1, और जिसको हम बाइनरी भी बोल देते हैं और मशीनी भी बोल देते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह की हो सकती है, उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी मशीन लैंग्वेज भी है या बाइनरी लैंग्वेज भी है। तो मशीन और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है? जिसको ये समझती है। अब ये मशीन है वो 0 और 1 को क्यों समझती है? क्योंकि जो मशीन है वो, हमारी मशीन बिजली से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 2 स्टेज होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक है वो पावर के ऊपर बेस है, यहाँ तो पावर ऑन है या पावर ऑफ है। अगर पावर है तो वो क्या स्टोर कर लेती है? 1, और पावर नहीं है तो वो 0 स्टोर कर लेती है। और ये जो पावर ऑन ऑफ का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक में चलता है, हमारे हर डिवाइस में चलता है जो बिजली से चलने वाली है। तो इसके जो 0 और 1 के कंसेप्ट पे जो हमारा काम कर देता है, तो हमारा, क्योंकि वो 0 और 1 के कंसेप्ट पे काम करता है, तो हमारी क्या होती है? बाइनरी हो जाती है और मशीनी लैंग्वेज हो जाती है। तो अब देखो, हम इंसान, हमारे पास लॉट ऑफ करेक्टर सेट है, हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। पर मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें 2 ही करेक्टर में बात करनी पड़ेगी। मतलब आपको कंप्यूटर को बोलना है कि हमारे पास ये 10 नंबर्स हैं, इनका तू एडिशन कर दे। तो वो 10 नंबर का एडिशन करने का जो हम कोड लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे, उसको बताएंगे ताकि वो स्टोर भी करे, प्लस भी करे, हमें रिजल्ट भी शो करे। तो ये सारे काम करने के लिए जो हम उसको कमांड का एक सेट देंगे, वो कमांड का सेट हमारा 0-1 में होना चाहिए, क्योंकि मशीन 0-1 को समझता है। और वो कमांड का सेट 0-1 में लिखने के लिए आपको कितना डिफ़िकल्टी आएगी। तो मशीनी लैंग्वेज आपकी क्या होती है? एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो जाएगी हमारे हिसाब से, और हम उसमें बहुत ही स्लो काम कर पाएंगे या काम कर भी नहीं पाएंगे। तो जो 1940 के अंदर जो लैंग्वेज आई थी, जब कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बनाया था, तो मशीनी लैंग्वेज थी। जो इंसान उसको डिफ़िकल्ट, वेरी टू डिफ़िकल्ट बोल देते हैं, बहुत ही हार्ड है इंसान के लिए समझना, पर मशीन के लिए बहुत फास्ट है, क्योंकि उसी पे काम करती है। तो मैं आपको बोलूँ कि आप 2 शब्द सेलेक्ट कर लो, उसमें हमारा कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो मशीनी लैंग्वेज थी, जब वो स्टार्ट में आया तब हमें डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि इंसान चाहता है कि चीज़ें आसान हो और मशीन को बाइनरी में बताना मुश्किल होता है। तो एक जो गैप आता है ना, इस गैप को कवर करना था, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सिचुएशन होती है, इंसान उसे ईजी कर देता है, क्योंकि एक इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि जिस भी लाइन में वो जाएगा, जहाँ लगेगा कि ये काम आसान हो सकता है, उसको आसान बनाएगा। तो जो मशीनी लैंग्वेज थी, बाइनरी लैंग्वेज थी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो डिफ़िकल्ट टू अस है और कंप्यूटर के लिए ईजी है, तो हमें उसको ईजी बनाना है। तो उस केस में सबसे पहले लगा लो कि शुरू में 1940 के आसपास भी इस पे काम शुरू होने लग गया था। और जो लैंग्वेज आई थी हमारे पास, असेंबली लैंग्वेज आई थी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले हमने क्या देखा कि मशीनी लैंग्वेज होती है, अब हम क्या दे रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि जो बाइनरी में हमें जो काम करना मुश्किल हो रहा है, उसकी जगह हम कुछ सिम्बल्स यूज कर लेंगे, कुछ सेट या रूल्स यूज कर लेंगे। तो कैथलीन बोथ नाम की एक लेडी है जो प्रोग्रामर है, उसने सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज बनाई थी, जो एक असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत थी। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या कर दिया कि हम इंसान बाइनरी में नहीं लिखेंगे कोड, हम क्या लिखेंगे? हमारा कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, जो कि बाइनरी से आसान है। और हमें कुछ उसने सेट दे रखे हैं, मतलब पहले से कुछ बना के कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं, उसके यूज करते हुए कुछ रूल्स बना रखे हैं, उनका यूज करते हुए हमारा काम आसानी से कर देंगे। अब बात लगा लो कि जो कैथलीन बोथ है या किसी भी और भी डेवलपर ने जो असेंबली लैंग्वेज बनाई है, सेट ऑफ रूल बनाया है, तो वो कंप्यूटर कैसे समझेगा? कि कंप्यूटर की समझ क्या बढ़ा दी? कि कंप्यूटर में क्या एक दिमाग डाल दिया ताकि वो एक इस तरह के वर्ड्स यूज समझने लग जाए जो हम आसानी से समझते हैं? पर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर तो अभी भी 0-1 को समझता है। आज 2025, 1940, 2025, 85 साल से ये क्या समझ रहा है? ये 0-1 ही समझ रहा है। इसको अभी जो कोई काम चल रहा है, वो 0-1 के अलावा कुछ कीवर्ड्स और ऐड ऑन कर रहे हैं, वो भी 0-1 को मिला के ऐड ऑन कर रहा है, जिसको मतलब क्वांटम कंप्यूटर बोल देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो सेट है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर होगा वो 0-1 का, मतलब पेयर्स में यूज होने लग जाएगा, ठीक है। तो पर वो है 0-1 ही। तो अभी मतलब हमने एक प्रोग्राम लिखा, कुछ सिम्बल्स, कुछ सेट, जो हमारे लिए थोड़ा ईजी है, और वो कंप्यूटर कैसे समझेगा? कि वो तो 0-1 को समझ रहा है। तो जो हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, कंप्यूटर को कैसे समझ सकता है? कंप्यूटर को उसको बताना पड़ेगा एज ए ट्रांसलेटर।
मतलब आप ये लगा लो एक ट्रांसलेटर क्या होगा, या जिसको हम बोल देंगे कि असेंबली लैंग्वेज हमने लिखी उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है ताकि मशीन समझ सके। अब ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे हम हैं, हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, एक जापान का पर्सन है उसको जापानी आती है, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती, तो हम उससे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो अगर हम पुराने बैकग्राउंड में देखें तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास एक इंसान होता था। वो इंसान क्या करता कि एक थर्ड इंसान जिसको जापानी भी आती है और हिंदी भी आती है, तो जो हम हिंदी बोलते हैं वो इंसान क्या करेगा, ट्रांसलेट करके जापानी को बता देगा और जापानी उसमें काम कर लेगा। और वो जापानी जो जापानी लैंग्वेज में बोलेगा वो ट्रांसलेटर बोलेंगे उसको। जो थर्ड इंसान है वो हमारा ट्रांसलेटर हो गया। वो क्या करता है, हिंदी टू जापानी बना देता है और जापानी टू हिंदी बना देता है और हम दोनों का कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये ट्रांसलेटर होता है। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस कंसेप्ट को ले आई। अभी के टाइम में तो आप ट्रांसलेटर की देख लो कि आजकल तो इतने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आ गया, इवन खुद AI आ गया कि आप उसी टाइम बोल रहे हो, AI उसी टाइम कन्वर्ट करा है। मतलब अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और कोई जापानी पर्सन से डिस्कस करना चाहता हूँ तो मेरे हिंदी के बोले हुए वर्ड उसी टाइम एट द टाइम जापानी में कन्वर्ट होकर उसको सुनाए जाएंगे और उसका हमारे कनेक्ट हो जाता है। ये हमारी एक ग्रोथ है, तरक्की है। पर वो पहले इंसान ट्रांसलेटर होते थे। तो असेंबलर के टाइम में जो असेंबली लैंग्वेज हमने लिखी है उसको असेंबलर कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास एक असेंबलर है, वो हमने असेंबली में प्रोग्राम लिखा। असेंबलर क्या करेगा, उस हमारे जो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, बाइनरी में, मशीन में। तो मशीन उसको समझ पाएगी, तो मशीन से हमारा कम्युनिकेशन भी होगा। जो मशीनी लैंग्वेज में जो हमारा कम्युनिकेशन टफ था वो कुछ आसान हो गया बाय थ्रू असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा आसानी से लिखते हैं और मशीन 0-1 को समझती है। तो हमने असेंबलर बीच में ट्रांसलेटर डाल दिया जिसको हम असेंबलर बोलते हैं, जो हमारे लिखे हुए कोड को मशीन में कन्वर्ट कर देता है और मशीन में रन हो जाता है। तो ये मशीनी लैंग्वेज के बाद में कौन सी आ गई, असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज की क्या खास बातें हैं, ये क्लोज टू मशीन है। अभी भी इतनी आसान लैंग्वेज नहीं हुई थी ये, मतलब 1940 से या 1950 के आसपास की बात है। मतलब उस 50 से 2-4 साल पहले, 2-4 बाद, और अभी भी असेंबली लैंग्वेज चलती है, असेंबलर का यूज होता है। तो मतलब ये एक क्लोजेस्ट लैंग्वेज है मशीन के। मशीन मतलब इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता है। जो CPU को जो कंट्रोल कर रहा है, हम CPU लेवल पे जाके कंट्रोल करते हैं। तो ये नियर है किसके, मशीन के। हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझना, और ये CPU पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका CPU चेंज हो जाता है तो असेंबली लैंग्वेज भी चेंज होती है। मतलब जो असेंबलर है वो एक मशीन स्पेसिफिक है, वो ऑलराउंडर नहीं है कि एक बार असेंबलर बना दी हर जगह काम आ जाएगा, ठीक है। और इसकी और क्या खास बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इतना कंसेप्ट नहीं है कि आपको कम्प्लेक्स लगे। ये मतलब कुछ सिंबल्स हैं जिनका यूज करके हमें लिखना है। तो ये मशीन के क्लोज है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और लाइट वेट होती है। पर हाँ, हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमने उतने ज़्यादा सेट नहीं बनाए जो हमारे लिए बहुत ईजी हो, या जैसे लगे कि वो इंग्लिश की तरह हो। तो उस चीज़ से ईजी नहीं है, मतलब उतना आसान नहीं है हमारे लिए लिखना। और ये क्या काम आती है, शुरू में इसके थ्रू हम गेम बनाते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे। इवन असेंबली लैंग्वेज का मतलब जो लैंग्वेज की ग्रोथ हुई थी आगे, जो हाई लेवल लैंग्वेज आई थी वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। और ये थोड़ा हमारे लिए पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है, हम उसको मुश्किल से लिख पाते हैं, उसको मेंटेन करना भी थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। और ये आज के टाइम भी यूज हो रही है कहीं ना कहीं मशीन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक मशीनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखा हुआ है और असेंबलर उसको कन्वर्ट कर रहा है किस में, उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी के अंदर। तो हमने असेंबली में जो कोड लिखा वो कुछ रीडेबल है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल स्टार्ट है, एमओवी है, ऐड है, नंबर्स हैं, मूव है, रिटर्न है, रिजल्ट है, एग्जिस्ट है। ये थोड़े कुछ इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी ईजी है, रेदर देन कि 0101000101। मतलब जितनी बातें 5 मिनट आपसे मैंने बात की है, तो ये 5 मिनट अगर पूरी की पूरी बात हम देखें, 5 क्या बोतल में बात कर ली हमने, तो जो हमने अभी लास्ट टाइम में जो बातें की अगर वो देखें कि वो लैंग्वेज अगर 01 में करते तो हम नहीं कर पाते ना। तो अभी असेंबली लैंग्वेज है, तो अभी आप देखोगे जो कि मशीनी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये 1940 के आसपास आनी स्टार्ट हो गई थी और आज भी यूज में है। और लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि हम इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से समझ पाते हैं, मशीन इसको आसानी से समझ पाती है, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में जो लैंग्वेज चल रही है वो कौन सी लेवल की है, वो हाई लेवल लैंग्वेज ही चल रही है, ठीक है। तो लो लेवल में कौन सी आ गई, असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी आ गई, जो अभी आने टाइम में हम करेंगे, पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, C# है, रेल एंड रूबी है, और ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हो गया कि जो इतने सालों में जो लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ वो 1970 के बाद में बहुत ज़्यादा
ग्रोथ के साथ होने लग गया। आज के टाइम में सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है जो कोडिंग के लिए काम आती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारे लिए इजी टू राइट है, इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेन है, पर कंप्यूटर के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर बाइनरी को समझता है, पर उसकी हमें परवाह करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर के लिए वो आसान नहीं है, पर कंप्यूटर को हम उसको ट्रांसलेट करके दे देंगे। जैसे असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के थ्रू हम बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्ट करेंगे वो काम करना उसके लिए हमारे पास क्या आ गए, ट्रांसलेटर क्या हो गए, चेंज हो गए। लेवल लैंग्वेज है उसको हम ट्रांसलेटर करेंगे, एक तो इंटरप्रेटर के थ्रू और एक कंपाइलर के थ्रू। तो आने वाले क्लासेज में हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स को भी समझेंगे। तो मतलब इंटरप्रेटर आपका एक ट्रांसलेटर है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है मशीनी लैंग्वेज में, ठीक है, और ये लाइन्स बाई लाइन्स काम करता है। कंपाइलर भी आपका एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और ये एक साथ काम करता है, मतलब पूरे कोड को एक साथ ही बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा, फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे कि पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, सी शार्प है, रेल एंड रूबीज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई और लो के बीच में और लैंग्वेज भी आती है जिसको बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। एक्चुअल में 1970 और 1970 या 80 के बीच में जो लैंग्वेजेज आई उसमें मतलब असेंबली लैंग्वेज से हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ जा रहे थे। तो कुछ लैंग्वेज ऐसी थी जो मिडिल लेवल लैंग्वेज को आई। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम सीपीयू को उतना ज़्यादा मैनेज नहीं करते डीप में जाके, वो हमें ऑलरेडी मैनेज्ड मिलता है एक हमारे सिस्टमेटिक ढंग से, या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हमें तो हमारे एक्चुअल में जो हमें काम कराना है उस पर ध्यान देना होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देना होता है, तो वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज में हमें उन पर भी ध्यान देना होता है कि सीपीयू में कौन सा रजिस्टर लेगा, किस लोकेशन पर स्टोर होगा, कितना स्पेस लेगा, उसको कब फ्री करेंगे, कब एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो कंट्रोल करेंगे हम पूरे हार्डवेयर के लेवल पे जाके, तो वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होगी। मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी, तो मतलब इजी टू राइट भी है और हम उस लो लेवल पे जाके मैनेज भी कर सकते हैं चीज़ें, तो हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज में एग्जांपल क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज में हमारे पास एग्जांपल है सी और सी प्लस प्लस, ठीक है। एक दो और भी हो सकती है जिसे रस्ट बोल देते हैं, पर सी और सी प्लस प्लस आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है और हाई लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। तो सी प्लस प्लस को आप हाई भी बोल सकते हो और मिडिल भी बोल सकते हो, पर ये समझ लो कि ये वो लैंग्वेज है, मदर ऑफ लैंग्वेज बोल दूंगा मैं। हाई लेवल लैंग्वेज की जो मदर ऑफ लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस है। यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस बना जो आज तक चला आ रहा है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन पे इसी का बेस यूज हो रहा है, आने वाले टाइम में भी इसी का होगा, और जो प्रोग्राम्स आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाएगी वो इस कंसेप्ट को नहीं छोड़ पाएंगे अभी के लिए। होने फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए, पर अभी के लिए ऐसी ये सिनेरियो है तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें असेंबली और मशीन होती है, एक मिडल होती है जो लो लेवल और हाई लेवल के इन बिटवीन काम करती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है वो जो हमारी इजी टू हमारे लिए बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है, हमारे लिए समझना उसको आसान होता है। ऐसा क्यों, आप समझो कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हों जो इंग्लिश के ग्रामर्स के हिसाब से, इंग्लिश के सिंटेक्स के हिसाब से काम करें तो हमारे लिए तो ईजी हो जाएंगे ना। पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश के ही वर्ड में ज़्यादा क्यों है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश के टच में क्यों, और लैंग्वेज के टच में क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रोथ हुई है, जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ हो रही है, अमेरिका में हो रही है। तो अमेरिका की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो वो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो नियर टू इंग्लिश हो गई। अगर ये सपोज करो कि इंडिया के अंदर जो, अगर हम बोलें कि हमारे गुरुकुल के अंदर या इंडिया के अंदर अगर इस हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रोथ होती तो हमारे पास हाई लैंग्वेज का जो बेस लैंग्वेज होती है क्या होती है, संस्कृत होती है। मतलब पहले हमें संस्कृत सीखनी पड़ती है। अगर कंप्यूटर का इतना विकास इंडिया में होता तो पहले हम संस्कृत सीखते और फिर हम कंप्यूटर लैंग्वेज से काम कराते, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये अमेरिका में हुआ है तो ये इंग्लिश से नियर है, ठीक है। तो वहाँ पे भी होता तो भी कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे होता तो भी कोई चक्कर नहीं है, पर हमारे पास एक लैंग्वेज आ गई जिसका यूज करके हम ईजी कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर से दूर होती है, एब्स्ट्रैक्शन टू हार्डवेयर होती है, रीडेबल होती है, इजी यूज कर लेते हैं, आसान सिंटेक्स होते हैं, डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है, कोडिंग इतनी फास्ट हो जाती है कि आज के टाइम में हर कोई सोचता है यार मेरा अपना सॉफ्टवेयर हो, अपनी वेबसाइट हो, अपनी मोबाइल ऐप हो। तो ये कहाँ यूज करते हैं हम? असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसका यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, एम्बेडेड सिस्टम बनाने में, या ऐसा कोड करने में जो हार्डवेयर को ज़्यादा कंट्रोल करे। आज के टाइम में भी असेंबली लैंग्वेज का वहाँ यूज़ होता है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो कहाँ काम आती है, वो वेब डेवलपमेंट में काम आती है, डाटा को एनालाइज करने के काम आती है, गेम बनाने के काम आती है, या मोबाइल ऐप बनाने के काम आती है। तो ये जो आज के टाइम में जो हमें हमारे डे टू डे
जो टास्क होते हैं, चाहे किसी ऑफिस के होते हों, चाहे हमारे अपने पर्सनल्स होते हों, उनको जो सॉल्व करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और मोस्ट ऑफ प्रोग्राम हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के मिलेंगे, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाना आता, हमें एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनानी होती। अगर हमें एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो, एम्बेडेड सिस्टम्स करना हो, हार्डवेयर नीड टू काम करना हो, तो हम लो लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे। और ये सेटेबल होने के बाद में अगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये मैंने सैम्पल जैसे लो लेवल लैंग्वेज का सैम्पल दिखाया था, यहाँ पे आप हाई लेवल लैंग्वेज का भी सैम्पल ले सकते हो कि पाइथन में हमने कैसे कोड लिखा हुआ और वो बाद में इंटरप्रेटर या कंपाइलर्स जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होंगे वो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अभी आने वाली क्लासेस हम देखेंगे कि टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में आएगा। फिर हम देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है, फिर हम देखेंगे असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स कैसे काम करते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और अभी के लिए इतना ही, बाय।